बीमार्क, एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑफ हेल्थ डीएनए। दिल्ली एनसीआर में जो लंग कैंसर है नॉन स्मोकर्स में भी देखा जाता है। जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, क्या एयर पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा इन पर असर होता है? दिल्ली जैसी पोल्यूटेड जगह है जैसे, वहाँ तो और चांसेस है आस्थमा को मैनिफेस्ट करने के। सीओपीडी के पेशेंट्स दे आर ऑलवेज सिम्टोमेटिक। उनको हमेशा ही खांसी आएगी, बलगम आएगा, हमेशा सांस फूलेगी। ये अस्थमा जैसे जैसे एज होती है आपकी, वो ख़त्म होते जाता है, उसका असर कम होता है, सच्चाई है इसमें कुछ? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक मिथ है। दूध, दही, चावल, ये तमाम चीज़ें कफ को बढ़ाती। मिथ। हमारे फेफड़ों के लिए कौन से ऐसे 5 सुपर फूड हैं जिन्हें आप रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? आस्थमा और सीओपीडी, इन दोनों बीमारियों को कोई क्योर नहीं है। दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से है? क्या सिर्फ एयर पोल्यूशन ही आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, या लंग्स इन्फेक्टेड हो, बीमारियों का घर बने, उसके लिए बहुत सारी और वजहें भी जिम्मेदार हैं? क्या सोशल मीडिया पर चल रहे तमाम रील्स लंग्स की बीमारियों से संबंधित जो भी आपको देखने को मिलते हैं, वो उनमें कोई सच्चाई होती है या वो सिर्फ और सिर्फ मिथ हैं? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हेल्थ डीएनए में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लवलीन शर्मा, जो कि चेस्ट फिजिशियन है। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्ते डॉक्टर लवलीन, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, वो अपनी किस तरह के लंग्स की परेशानियां लेकर, बीमारियां लेकर आपके पास अब ज़्यादा आ रहे हैं? इन दिनों हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको ज़्यादातर समस्या रहती है सांस फूलने की। सांस फूलना, गले में खराश होना, खांसी आना, बलगम आना, इन सब से लोग ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं। और स्पेशली जो हमारे पेशेंट्स पहले से ही आस्थमा और सीओपीडी से ग्रस्त हैं, उनको ये दिक्कतें ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती होंगी जिसे हम आम दिनों में या रोज़मर्रा के दिनों में थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे लंग्स के लिए अच्छी नहीं है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातें हैं? इसमें मेन सिम्टम्स ये रहते हैं कि अगर चलते फिरते हमारी सांस फूल रही है, डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे हम स्टेयर्स क्लाइंबिंग कर रहे हैं या फिर कुछ मीटर चलने में ही हमारा सांस फूलने लग गया, छाती से कुछ वीजिंग या विस्लिंग साउंड्स आ रहे हैं, या फिर हमें चेस्ट में कुछ जकड़न या टाइटनेस महसूस हो रही है, सुबह उठकर हमें बलगम आता है, खांसी होती है, रात में ये सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे सिम्टम्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने चेस्ट फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए। तो वो आपने बखूबी बताया कि ये सारे सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज कतई नहीं करना चाहिए। क्या ये सबसे अर्ली साइन भी होता है कि आपके लंग्स जो हैं उन्हें ज़रूरत है वो किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं? बिल्कुल, ये अर्ली साइंस बिल्कुल। ठीक है। और भी क्या कुछ ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से हमारे फेफड़े जो हैं इन्फेक्टेड रहें, एयर पोल्यूशन के अलावा? एयर पोल्यूशन के अलावा लंग्स में इन्फेक्शन होता है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें कि निमोनिया हम जिसको बोलते हैं, लंग्स में जो इन्फेक्शन हो जाता है, एंड फ्लू होता है, वो भी लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। ये सारे वजह होती हैं। टीबी है, बहुत कॉमन कारण है इंडिया में लंग्स के इन्फेक्शन का। अस्थमा और सीओपीडी जो है, इसे लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है, और अगर है तो वो क्या है? आस्थमा और सीओपीडी दोनों ही सांस संबंधित बीमारियां हैं। आस्थमा मोस्टली चाइल्डहुड से शुरू होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, हालांकि एडल्ट ऑनसेट केसेस भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस दे स्टार्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जो सीओपीडी है वो अधिकतर मरीज हमें 40 साल की उम्र के बाद में देखने को मिलते हैं। आस्थमा के सिम्टम्स जनरली जो भी सांस फूलना, खांसी आना, छाती सीटी बजना, वो सारे सिम्टम्स एपिसोडिक होते हैं। दे आर ट्रिगर्ड बाय पोल्यूटेंट्स या फिर कोई पॉलन्स हैं या फिर कुछ कोल्ड एयर, कोई भी ट्रिगर्स हो गए तो उनके ट्रिगर्स रहते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स बीच में बिटवीन द एपिसोड्स वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, बीच में एपिसोड्स होते हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं। सीओपीडी में ऐसा नहीं होता। सीओपीडी के पेशेंट्स दे आर ऑलवेज सिम्प्टोमेटिक। उनको हमेशा ही खांसी आएगी, बलगम आएगा, हमेशा सांस फूलेगी। ये मेन डिफरेंस रहता है इन दोनों कंडीशंस में। ये कहा भी जाता है कि अस्थमा जैसे जैसे एज होती है आपकी, वो ख़त्म होते जाता है, उसका असर कम होता है। सच्चाई है इसमें कुछ? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक मिथ है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो क्योर। आस्थमा और सीओपीडी, इन दोनों बीमारियों को कोई क्योर नहीं है। आस्थमा में जो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है, दैट मैनिफेस्ट एज आस्थमा,
एस्थमा के पेशेंट्स में जनरली हमें एक फैमिली हिस्ट्री मिलती है, मदर फादर या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर एस्थमेटिक्स होंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा रहेंगे एस्थमा होने के। फिर आपका एनवायरनमेंट कैसा है, जिस एनवायरनमेंट में आपका जहाँ आप सांस ले रहे हैं, दिल्ली जैसी पोल्यूटेड जगह है जैसे, वहाँ तो और चांसेस हैं एस्थमा को मैनिफेस्ट करने के। खांसी होती है तो हम आपके पास चाहते हैं कि हमें किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसे हिडन सिम्टम्स हैं जो नॉक करते हैं कि आपके लंग्स जो हैं इन्फेक्टेड हो रहे हैं और आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं है उस लक्षण के बारे में? हिडन सिम्टम्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से अलग हों, खांसी से, बलगम से, या लंबे वक्त से आपको खांसी आ रही है, उनसे अलग भी कोई सिम्टम्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें इंडिया की मोस्ट कॉमन बीमारी का जो कि टीबी है, जो कि लंबे समय से इंडिया को इफेक्ट कर रही है, बिल्कुल, तो ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है कि महीने 2 महीने से हल्का हल्का शाम में, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, शाम में हल्का हल्का बुखार लगता है, दिन भर ठीक रहते हैं, शाम में शरीर टूटने लगता है, उनको भूख लगनी कम हो जाती है, उनका वजन धीरे धीरे गिरने लगता है, शरीर में थकावट रहती है। शुरू में कई लोग इसको जस्ट पास ऑन कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही थकान हो गई होगी, थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है, केमिस्ट के पास जाते हैं, फिर सेल्फ मेडिकेशन क्रोसिन ले लिया, बुखार खत्म हो गया, नॉर्मल हो गए। बट ये सिम्टम्स इग्नोर करने वाले नहीं होते, ये शुरुआती लक्षण टीबी के भी हो सकते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण टीबी के भी हो सकते हैं। अगर आपको बुखार आता है, ज़रूरी नहीं कि खांसी आए ही आए, बिल्कुल, और वज़न आपका तेज़ी से गिरता है और आपको खाने पीने का मन नहीं करता, भूख घटती जाती है, तो बहुत पॉसिबल है कि आपको टीबी के ये सारे लक्षण हैं और आपको अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से, अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। एयर पोल्यूशन पे मैं आती हूँ, ख़ासतौर पे ये बात करनी अभी इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का लेवल दिल्ली एनसीआर में एक्सट्रीम हो चला है। ऐसी स्थिति में एयर पोल्यूशन हमारे लंग्स को कैसे प्रभावित करते हैं और हमारे लंग्स की हेल्थ एयर पोल्यूशन की वजह से किस हद तक ख़राब हो सकती है? एयर पोल्यूशन में एक्चुअली है क्या, हमारे आसपास जो हवा है उसमें जो कंटामिनेंट्स आ गए, चाहे वो डस्ट हो गई, चाहे वो व्हीकल्स के एग्जॉस्ट हो गए, फैक्ट्रीज़ का धुआं हो गया, वो सब मिलके पर्टिकुलेट मैटर हम जिसको बोलते हैं PM 2.5 जो कि फाइन मैटर है, और PM 10 जो उससे बिगर साइज़ के पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड हैं, ओजोन है, ये सारे गैशियस चीज़ें हैं। जो हमारा PM 2.5 है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बिकॉज इट इज़ फाइन मैटर। इसका जो ह्यूमन हेयर है उससे भी पतला होता है ये, और ये मैटर जो है इसको हमारे जो PM 10 से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी नाक में फिल्टर है हेयर्स का, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते। जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं वो एयर से बाहर, मतलब नाक से बाहर फिल्टर हो जाते हैं, बट जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं PM 2.5 वगैरह, वो जाते हैं, सेटल होके अंदर चले जाते हैं, डीप इनटू द लंग्स चले जाते हैं, और वहाँ पे लंग्स की टिश्यू को डैमेज करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, PM 2.5 और उससे भी छोटे जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं वो ब्लड बैरियर को क्रॉस करके लंग्स से भी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, एंड देन दे कैन अफेक्ट आवर हार्ट एंड आवर ब्रेन, जिससे वो स्ट्रोक्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सब का कारण बन सकते हैं। तो और जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, क्या एयर पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा इन पर असर होता है? बिल्कुल होता है। बच्चों का अगर देखा जाए, बच्चों की लंग्स अभी डेवलपिंग लंग्स हैं, उनकी लंग्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और बच्चों की सांस लेने की गति भी बड़े लोगों से ज़्यादा होती है। एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ सांस लेता है। छोटे बच्चे भी बड़ों की तुलना में ज़्यादा सांस लेते हैं, ज़्यादा एयर ले रहे हैं, कहने का मतलब ये है। और उनकी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, बच्चे ज़्यादा बाहर खेलते हैं, बाहर एक्सपोज्ड हैं आउटडोर एयर में, स्कूल आना जाना है, सब कुछ है। तो ग्रोइंग फेज़ में जब बच्चों के लंग्स को ये एक्सपोजर मिलता है एयर पोल्यूशन का, तो उनकी लंग की ग्रोथ अफेक्टेड होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में जाके COPD जैसी बीमारियों का या अस्थमा जैसी बीमारियों का भी कारण बन सकती है। उनके लंग की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। डॉक्टर, हम रोज़ अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं, घूमने फिरने निकलते हैं, तो हम अभी तक, और मैं स्पेशली दिल्ली NCR के लोगों की बात करना चाहती हूँ कि अभी तक हमारे फेफड़े कहाँ, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कहाँ तक फैल चुका है, हम कितना ज़्यादा प्रदूषण अंदर ले चुके हैं, कोई अंदाज़ा मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान दिन भर में 11,000 लीटर एयर लेता है, सांस लेते हैं जब हम हर बार, तो 24 घंटे में 11,000 लीटर अंदर जाती है एयर। तो 11,000 लीटर आप समझते हैं कितना अमाउंट होता है। और दिल्ली की प्रदूषित हवा, वो डेली एक्सपोजर्स हैं, डेली हर इंसान इतनी हवा ले रहा है, छोड़ रहा है, सारे मैकेनिज्म्स चल रहे हैं।
और ये जो चीज़ है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स होते हैं, इट्स नॉट अ वन डे थिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आज एक्सपोजर हुआ तो फिर आज ही कुछ हो जाएगा, ये साल दर साल, डेकेड्स, ये इकट्ठा होता जाएगा। और जो भी है ये धीरे धीरे मैनिफेस्ट करेगा कि पेशेंट्स के लंग डैमेज कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, उसको COPD हो गया, सांस की बीमारी, आस्थमा हो गया। इवन अब इंडिया में एंड दिल्ली NCR में जो लंग कैंसर है नॉन स्मोकर्स में भी देखा जाता है। ऐसे आंकड़े आए हैं कि नॉन स्मोकर्स में भी अब लंग कैंसर, पहले तो स्मोकिंग को मेन कॉज माना जाता था लंग कैंसर तो जाता है ना कि आप सिगरेट पीते हो या नहीं पीते हो, लेकिन दिल्ली में रहना इज इक्वल टू स्मोकिंग सिगरेट्स। बिल्कुल। ओके, तो ये बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल। यहाँ पे 2 सवाल मेरे एक हैं कि जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल के वक्त में ये कहा जा रहा था कि कोरोना से भी एक बहुत खतरनाक बीमारी हमारे इंडिया में बुरी तरह फैली हुई है, TB। उसको लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स भी चलाए थे, बहुत सारी उनकी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गांव-गांव, घर-घर में। उनका कहना था कि एक-एक घर में अगर 8 मेंबर हैं तो उसमें से 7 TB से संक्रमित हैं। क्या TB वास्तव में इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग है आज के इस दौर में भी? यस, आज के इस दौर में भी TB बहुत चैलेंजिंग है। एंड TB में ये क्या है कि एक तो लोगों में इग्नोरेंस भी बहुत है। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी भी पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं ना, वो मोस्टली काफ़ी झोला छाप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं अपना इलाज की, या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। मुझे खांसी हो रही है, जैसे आपने ये एंटीबायोटिक, हाँ, पैरासीटामोल दे देना। वो केमिस्ट के पास जाते हैं या किसी से पूछ लेते हैं, अच्छा मुझे खांसी हो रही है, या एंटीबायोटिक ले लो, ठीक हो जाओगे। ठीक हो गया, छोड़ दिया, नहीं इलाज किया, डॉक्टर के पास नहीं गए, ना ही बेसिक टेस्ट एक्सरे और बलगम की जांच भी नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर टाइम से पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तो उसका टाइमली इलाज संभव है TB में। क्योंकि TB अगर ठीक से नहीं ट्रीट की जाए तो फिर वो रेजिस्टेंट TB में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम MDR TB बोलते हैं या XDR TB। वो फिर ज़्यादा हानिकारक होती है। घूम फिर के वापस भी आती है क्या TB ठीक होने के बाद? रिलैप्सेस भी होते हैं TB में, जिसको हम रिलैप्स बोलते हैं। मतलब एक बार TB का कोर्स कंप्लीट हो जाए, बट रिस्क रहता है कि दोबारा भी आपको TB डेवलप हो सकती है। डॉक्टर, सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं, बाकी जितनी वजहें आपने गिनाई हैं, क्या उन सब की वजह से मेल और फीमेल में वजह वही रहे, लेकिन मेल और फीमेल में उसका असर जो है उनके लंग्स पर अलग अलग हो सकता है? जेंडर बायस भी होता है ऐसा तो कुछ स्टडी हुई नहीं है, ना ही हमने ऐसा कुछ देखा है। दोनों इक्वली एक्सपोज्ड हैं। ठीक है। जब पॉल्यूशन का खासतौर पे दिल्ली NCR की बात करें तो जब सर्दियां आती हैं तो पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है हमारे लंग्स जो हैं परेशान होते हैं। हम ऐसी सिचुएशन में जब पॉल्यूशन इतना बढ़ा हो, वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो, अपने लंग्स की देखभाल कैसे करें? तो इसमें मेरी जो टिप्स रहेंगी सब लोगों के लिए वो ये रहेंगी कि जब भी आप बाहर स्टेप आउट करें तो हमेशा एक तो AQI लेवल्स चेक कर लें। आज का AQI लेवल क्या है, AQI आराम से आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। एंड जब AQI लेवल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल कैटेगरी में दिखा रहे हैं उस समय स्टेप आउट करना अवॉइड कीजिए। बट हर कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता, ये भी मैं इस बात को जानती हूँ। तो ऐसे जिनको बाहर जाना ज़रूरी ही हो सीवियर AQI में, उनको N95 मास्क पहनना ही पहनना चाहिए। यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी, ये जो क्लॉथ मास्क होते हैं या फिर 3 प्लाई सर्जिकल मास्क होते हैं, ये इतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं फाइन पार्टिकुलेट मैटर से। N95 गिव्स प्रोटेक्शन। तो बाहर स्टेप आउट करना है तो यू शुड ऑलवेज वियर एन N95 मास्क। तो बाहर निकलने से पहले N95 मास्क जो है ज़रूर पहनिए। अगर आपका जाना बहुत ही ज़रूरी है बाहर तो ऐसा ज़रूर कीजिए। लेकिन एयर प्यूरीफायर का क्या? हर घर में लोगों ने एयर प्यूरीफायर लगा रखा है, तो क्या एयर प्यूरीफायर वाकई में हमें वो प्रोटेक्शन देता है? एयर प्यूरीफायर में HEPA फिल्टर होते हैं जो कि PM 2.5 और ऐसे छोटे कणों को एयर से फिल्टर करके क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं। बट एयर प्यूरीफायर एक लिमिटेड एरिया के लिए है, या लाइक योर बेडरूम और जो भी आपका रूम है उसके हिसाब कैपेसिटी के हिसाब से वो उस एयर को क्लीन कर देगा। तो इट इज़ इफेक्टिव, नो डाउट। इवन मैं भी यूज़ करती हूँ एयर प्यूरीफायर अपने घर में। एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम ज़्यादा पॉसिबल होता है, क्योंकि एयर प्यूरीफायर जब चलता है तो उस समय आपके खिड़की दरवाजे सारे बंद होने चाहिए। यू नीड अ क्लोज स्पेस, और तब उस रूम की एयर को वो प्यूरीफाई करेगा। एंड जो एयर प्यूरीफायर है वो उसका CADR होता है, मतलब रूम की कैपेसिटी के हिसाब से आपको एयर प्यूरीफायर चुनना चाहिए। आपके रूम का साइज़ क्या है ये भी ज़रूरी है, रूम की साइज़ के हिसाब से आपको एयर प्यूरीफायर चूज़ करना चाहिए। तो ये रूम एयर प्यूरीफायर्स वर्क करते हैं, बट वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ना,
आप हमेशा ही तो खिड़की दरवाजे बंद करके नहीं बैठ सकते, आप बाहर भी निकलेंगे, घर में और भी काम होंगे, खिड़की दरवाजे खुलेंगे भी। तो रोल है, डेफिनेटली रोल तो है, बट लिमिटेड है। तो अगर आपने एयर प्योरीफायर लगा रखा है और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आपके लंग्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको बाहर जाना है, काम करना है, और दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पर अगर आप रहते हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन का लेवल जो है सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है हर साल, हर बार, तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में एयर प्योरीफायर आपके काम बहुत ज़्यादा आएगा। आपने बताया स्मोकिंग और जिस तरीके से पोल्यूशन है वो हमारे लंग्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है। आजकल एक नई चीज़ भी चली है, इनफैक्ट काफ़ी दिनों से, वेपिंग। तो स्मोकिंग और वेपिंग ये दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्या ये सेम तरीके से हमारे लंग्स को हार्म करती हैं या इनके इम्पैक्ट भी अलग अलग होते हैं? वेपिंग का कंसेप्ट इनिशियली आया था कि जो स्मोकर्स क्विट करना चाहते हैं तो टोबैको स्मोक नहीं करके उनको कुछ और लिक्विड पार्टिकल्स और उसमें निकोटीन डाल के वो स्मोक करें, वो उसमें ई सिगरेट जिसको हम बोलते हैं उसका वेपर बनेगा, कुछ पार्टिकल्स को वो इनहेल करेंगे जिसमें निकोटीन जाएगा उनकी बॉडी में, दे विल गेट द किक ऑफ निकोटीन, बट टोबैको के जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे उनको। तो इनिशियली इस तरह से इसको बेचा गया था जो भी इसकी शुरुआत हुई थी। टोबैको स्मोक में डेफिनेटली 7000 से भी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी होते हैं। बात करें अगर हम ई सिगरेट्स की तो उसमें भी हार्मफुल केमिकल्स पाए गए हैं। टेट्राहाइड्रोकैनिबिनॉल होता है, THC हम जिसको बोलते हैं, वो ई वैली करके हम जिसको बोलते हैं, ई सिगरेट या वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी, ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें कि लंग्स में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इवन डेथ्स भी रिपोर्टेड हैं ई सिगरेट और वेपिंग से। और भी केमिकल्स हैं, विटामिन ई एसिटेट है, यस, और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता है, हैवी मेटल्स भी पाए गए हैं ई सिगरेट की जो फ्यूम्स हैं। तो दीज आर नॉट सेफ ऑल्टरनेटिव्स अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं। बन सकता है वेपिंग? ऐसी बहुत स्टडीज़ तो नहीं हुई हैं, बट इट माइट बी, क्योंकि इसके केमिकल्स पे कोई रेगुलेशन नहीं है, क्या केमिकल्स उसमें डाले जा रहे हैं वी डोंट नो फुली। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, वेपिंग आपके लिए ठीक है और आप इससे अपने फेफड़ों को बचा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आपके फेफड़ों के लिए, आपके लंग्स के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, नहीं करना चाहिए। नहीं। आप यही सलाह देंगे? नहीं करना, ठीक है। लेकिन जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो इतने वक्त से स्मोकिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या जब हम स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं तो हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स वापस हेल्दी हो जाते हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने छोड़ा और वापस हेल्दी हो गई, हाँ, बट बॉडी में हमारे चेंजेस आने शुरू होते हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस हैं। हमारा जो लंग्स की कार्बन मोनोक्सी हीमोग्लोबिन जो बन जाता है स्मोकर्स का, वो धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाता है। लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी, और जो इवन लंग कैंसर का रिस्क है, आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क है, वो कुछ सालों में 15 ईयर्स और समथिंग वो एक नॉन स्मोकर के बराबर हो जाएगा। एक स्मोकर का जो लंबा टाइम है, बहुत लंबा। इट विल नॉट टेक अ फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, इट विल टेक ईयर्स टू ब्रिंग द लंग कैंसर रिस्क इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ नॉन स्मोकर। बट इम्प्रूवमेंट होती है डेफिनेटली, आप अपने सिम्टम्स में भी इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। जो आपको मॉर्निंग स्मोकर्स कफ होती थी वो धीरे धीरे चली जाएगी। दीज आर द थिंग्स। ये तो आपने बता दिया कि स्मोकिंग है और चाहे वेपिंग हो, ये दोनों हमारे लंग्स के लिए ऑफ कोर्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो लोग स्मोकिंग छोड़ने का सोच रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है, और वो सोच रहे हैं कि हम स्मोकिंग छोड़ते हैं, हम इसके लिए वेपिंग शुरू करते हैं। उनके लिए क्या सलाह है आपकी? पहली सलाह तो यही है कि वेपिंग इज़ नॉट द ऑप्शन फॉर क्विटिंग स्मोकिंग। तो उसको तो भूल जाइए कि हम वेपिंग करके स्मोकिंग छोड़ देंगे, क्योंकि वेपिंग में भी निकोटीन जा रहा है बॉडी में। निकोटीन इज़ द एडिक्टिव सब्सटेंस जो कि आपको टोबैको से भी मिलता है, वही आपको वेपिंग में भी मिल रहा है। आप स्मोकिंग तो नहीं छोड़ पाएंगे वेपिंग करके, अपार्ट फ्रॉम द अदर हेल्थ रिस्क ऑफ वेपिंग। तो वो ऑल्टरनेटिव नहीं है स्मोकिंग छोड़ने के लिए। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो लोगों को, और भी मैंने जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं स्मोकिंग करते हुए और सिम्टम्स के साथ में, तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पहले मैं 10 सिगरेट पीता था, अभी मैंने 5 कर दी है। तो मैं कहती हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे आप कभी सिगरेट नहीं छोड़ पाओगे। छोड़नी पड़ेगी आपको, एकदम बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है ना, हमारा ब्रेन जो है निकोटिन किक लेता है स्मोकिंग से। तो ब्रेन भी बहुत स्मार्ट है। जो 10 सिगरेट में वो पीता था ना, जो ब्रेन को किक मिलता था, वो 5 सिगरेट में भी डीप
कश लेकर उतना ही ले लेगा वो निकोटीन, और वो डिपेंडेंस कभी नहीं जाने वाली है। तो इट्स नॉट लाइक मैंने 10 से अब 5 कर दिया है, अब 2 कर दिया है, अब तो कम है, मैं धीरे धीरे इसको बंद कर दूंगा, वो नहीं हो पाता है। हो पाता। तो अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो आपको 0 करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो 10 से 5 और 5 से 2 और 2 से 1 करने का कोई फायदा नहीं है। एक और ट्रेंड बहुत है अभी, वो है हुक्के का। फ्लेवर्ड हुक्का लोग बहुत पसंद करते हैं, और हालांकि काफ़ी जगहों पर बैन है, लेकिन उसके बावजूद लोग घर पे लेते हैं, या फिर कई और शहर और कई राज्य जहाँ पर ये चलते हैं, वहाँ जिन पर बैन नहीं है वो कैफेज हैं, हुक्का बार। या आई नो। ठीक है, तो ये हुक्का, हमने स्मोकिंग पे बात की, हमने वेपिंग पे बात की, हुक्का किस तरीके से हमारे लंग्स को डैमेज करता है? क्या इसका इम्पैक्ट भी वेपिंग और स्मोकिंग जितना ही होता है? बिल्कुल, टोबैको स्मोक जा रही है उसमें भी, चाहे वो फ्लेवर्ड है, वो फ्लेवर्ड जो केमिकल्स हैं हम नहीं जानते वो क्या केमिकल्स जा रहे हैं। वो हीटेड केमिकल्स हमारे एयरवेज में जाएंगे, उनको इरिटेट करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे, कफ और म्यूकस प्रोडक्शन होगा, लॉन्ग टर्म में तो एयरवे डैमेज ही होगा। ये सारी चीज़ें लंग्स के लिए खतरनाक है। नॉट रिकमेंडेड, यू शुड नॉट गो टू हुक्का बार्स एंड स्मोक हुक्का, नेवर। अच्छा, खतरनाक का अगर मैं लेवल पूछूं, स्मोकिंग की बात करें, हम वेपिंग की बात करें और हम हुक्के की बात करें, आप कोई कैटेगरी, कोई नंबर दे सकती हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? इट्स नॉट लाइक कैटेगरी और नंबर। स्मोकिंग और हुक्का इज ऑलमोस्ट बराबर। ओके, वेपिंग को हम थोड़ा नीचे रख सकते हैं कि टोबैको वाले हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, बट इट इज स्टिल हार्मफुल। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे लंग्स झेलते हैं, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज भी होती है, क्या कोई ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं हेल्दी बने, उनकी हेल्थ अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो? और उनके लिए भी बताइए जो स्मोकिंग करते हो। जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं COPD के, जो स्मोकिंग कर रहे हैं और जिनको सांस फूल रही है, या फिर जो स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं, जो हमारे पास सांस के मरीज़ रहते हैं, उनको हम एक्सरसाइजेस बताते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल थ्रू योर नोज, मतलब नाक से सांस लेनी है कुछ सेकंड के लिए, देन उसके बाद में लाइक ब्लोइंग आउट अ कैंडल, होठों को पर्स करना है एंड स्लोली एक्सेल करना है, लाइक ब्रीदिंग थ्रू योर नोज, देन long exhalation. That is one thing that helps in COPD patients. और एक होता है diaphragmatic breathing. Diaphragmatic breathing में patient can lie down on the back, या फिर उसमें आप बैठकर भी कर सकते हैं, sitting on a chair. एक आपका हाथ यहाँ चेस्ट पर रहता है, एक एब्डो पर, एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन। जब अंदर आप सांस लेंगे तो पेट ऐसे बाहर आना चाहिए, जब बाहर छोड़ेंगे तो उसको अंदर पुल इन करता हुआ महसूस करना चाहिए। दीज आर द एक्सरसाइजेज जो कि आपकी लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, स्पेशली COPD और एस्थमा के मरीजों के लिए ज़्यादा काम करती हैं। अच्छा, ये मेल और फीमेल में स्मोकिंग है, वेपिंग है या हुक्का है, वो किसी तरह की प्रोडक्टिविटी पे असर डालती हैं उनकी? हाँ, ऐसे देखा तो गया, फर्टिलिटी पर, स्पर्म काउंट पर इफेक्ट पड़ता है स्मोकिंग का। मुझे खांसी की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कफ कोल्ड नहीं है, मैं अच्छे से सांस ले पाती हूँ, क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जो मुझे करवाने चाहिए ये सब कुछ ठीक होने के बावजूद? कोई सिम्टम्स नहीं है जिससे मुझे पता चले कि मेरे लंग्स ठीक हैं या फिर नहीं हैं? इसमें टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मनरी फंक्शन टेस्ट। तो इट्स लाइक एक मशीन में आपको एक लंबा सांस लेकर ब्लो आउट करना है बहुत तेज़, तो इससे हमें लंग्स की कैपेसिटी पता चल जाती है। और इवन अर्ली डायग्नोसिस भी बन सकता है एस्थमा या COPD का, कि आपको डेवलप हो गया और अभी तक साइंस नहीं आया। यू कैन टेक अर्ली एक्शन, लाइक अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप स्मोकिंग करना छोड़ सकते हैं। एस्थमेटिक हैं या फिर एस्थमा का रिस्क है आपको, तो वो ट्रिगर्स, वो एनवायरनमेंट आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब अर्ली एक्शन आप ले सकते हैं। तो स्पायरोमेट्री इज दैट टेस्ट। ठीक है। प्रदूषण से नुकसान होता है हमारे लंग्स को, ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन जैसे आपने स्मोकिंग का बताया कि 15 साल लगते हैं। जब हम दिल्ली और NCR के रहने वाले लोग उसे ठीक करना चाहें, पॉल्यूशन, माना हम कहीं और चले गए या हम कहीं और रह रहे हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन कम है या कुछ ऐसा, तो उससे क्या हमारे लंग्स कितनी देर में बेहतर स्थिति में आ पाते हैं? कोई स्टडी नहीं हुई है, क्वेश्चन अवॉइड कीजिए, ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। ओके, नथिंग। पोल्यूशन के बाद ठीक किया जा सकता है लंग्स को? पोल्यूशन के बाद इट डिपेंड्स ना, आपका कितना एक्सपोजर रहा है पोल्यूशन से। आप अगर बचपन से ही एक पोल्यूटेड सिटी में रहे हैं जहाँ आपके लंग्स मतलब पैदा ही वहाँ पर हुए हैं जहाँ इतना पोल्यूशन था,
और फिर बड़े ही वहाँ पर हुए हैं, सारा एक्सपोजर आपने लिया, तो बड़े ही कम चांसेस हैं कि आप एक हेल्दी लंग अचीव कर पाएंगे। आप किसी बाहर की स्टेट से आके दिल्ली में रहे हैं या फिर जहाँ पर भी पोल्यूटेड जगह रहे हैं, कुछ समय रह के फिर आप वापस वहीं चले गए, तो चांसेस हैं कि आपकी रिकवरी हो जाएगी, या फिर दिल्ली को परमानेंटली ही छोड़ दिया, ये उसमें है कि लंग धीरे धीरे रिकवर कर भी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, कुछ वक्त पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही थी, उसमें लंग्स की 2 पिक्चर थी, जिसमें एक बताया गया था हिमाचल प्रदेश या कहीं और किसी ऐसे स्टेट एक का माउंटेन्स एरिया का पिंक लंग था और एक दिल्ली में रहने वाले नॉन स्मोकर का लंग था, वो बिल्कुल ब्लैक था। हाँ, तो वो पिक्चर अपने आप में सब कुछ कह रही थी, क्या उसमें कोई सच्चाई है, ऐसा होता है? हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि वो हमारे थोरेसिक सर्जन हैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरविंद कुमार, तो उन्होंने ही सर्जरी की थी और उन्होंने दिखाया था कि ये जो एक क्लीन एयर में रहने वाले जो इंसान है, उनका लंग कैसे, जो हवा ले रहा है उसका क्या उसका इफेक्ट है, एकदम क्लीन जैसा होना चाहिए नेचुरल वैसा है। और जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं उनमें नॉन स्मोकर, मतलब जिसने कभी स्मोकिंग नहीं की है, ये उसका लंग है, तो वो सच्चाई है, ऐसा होता है। और वो जमा रहता है ना, वो सूट सारा जम जाता है लंग्स में, तो वो निकलता नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। कुछ इलाज नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अस्थमा और हम COPD की बात करते हैं। इसके जो मरीज होते हैं, इनको अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत कब पड़ती है बदलते मौसम के साथ? देखिए, स्पेशली जब हम कोल्ड एयर की बात करें, जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं, ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा जो है ना हमारे एयरवेज को जाके बहुत इरिटेट करती है और डिहाइड्रेट भी कर देती है, ड्राइंग अप हो जाती है एयरवेज की। तो ऐसे में अस्थमा के और COPD के मरीज़ों के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उनके अटैक्स बढ़ जाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा सांस फूलेगी और ज़्यादा बलगम आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें वो पेशेंट्स महसूस कर सकते हैं, और छाती में जकड़न और वीजिंग के साउंड ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में उनको इन्हेलर्स भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेने की ज़रूरत पड़ती है। इन्हेलर लेना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, या बहुत कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि इन्हेलर लेने से बचते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनके? मैम देखिए, अस्थमा और COPD दोनों का मेन इलाज इन्हेलर्स ही है। अस्थमा भी लेना ही होगा, देयर इज़ नो एस्केप। अस्थमा में जो हमारी एयरवेज हैं, जो हमारी सांस की नलियां हैं, उनमें सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो सांस का रास्ता संकरा हो गया है, उसको जस्ट ओपन अप करने के लिए, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए वो इन्हेलर दिया जाता है। 2 तरह के होते हैं, कंट्रोलर इन्हेलर होते हैं जो कि रेगुलर दिए जाते हैं, रिलीवर बीच बीच में दिए जाते हैं अटैक्स के समय। और COPD में भी इन्हेलर्स का ही मेन रोल रहता है। तो इन्हेलर्स तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है COPD और अस्थमा का। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम इन्हेलर्स इन अस्थमा एंड COPD। जब मौसम बदलता है तो वेदर चेंज के साथ हमारी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती हैं? जबकि स्किन और बाकी चीज़, बाल की बात करें या बोन्स की बात करें, तो हमें हर बदलते मौसम के साथ इनका ख़ास ख्याल रखना थोड़ा वो होता है, लेकिन जब सांस की बात आती है तो वो प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ जाती हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हों? सीज़न चेंज के साथ में बहुत सारी चीज़, एक तो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, ह्यूमिडिटी चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे स्प्रिंग का सीज़न है तो उस समय प्लांट्स के पॉलन सीज़न का भी टाइम होता है, ढेर सारे पॉलन्स का टाइम होता है। ये पॉलन्स जो हैं अस्थमा के अटैक्स ट्रिगर करते हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के चेंजेस हैं, जब गर्मियों का टाइम होता है या फिर मॉइस्चर, ये मानसून का टाइम होता है, उस समय जो ह्यूमिडिटी लेवल्स होते हैं वो भी अस्थमा के अटैक्स के लिए कारण बनते हैं। एंड जो ड्राई एयर है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोल्ड एंड ड्राई एयर अपने आप में अस्थमा के एयरवेज को इरिटेट करेगी और उससे भी अस्थमा के अटैक्स हो सकते हैं। और हम मोस्टली जो विंटर सीज़न है उसमें हम इंडोर ज़्यादा रहते हैं। ठंड के मौसम में ज़्यादातर लोग घर में अंदर रहना पसंद करते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन भी होता है, डस्ट माइट्स होते हैं, और वायरसेस का स्प्रेड ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो जाता है ऐसे क्लोज स्पेसेस में, घर में ज़्यादा रहने से। तो वो भी रीज़न होता है अटैक ज़्यादा बढ़ने का। वायरस इन्फेक्शन और बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ये दो अलग चीज़ें हैं। इनसे जो संक्रमण होता है हमारे लंग्स को, जो नुकसान होता है, उनमें कितना फ़र्क होता है, अगर वो वायरस से हुआ है या फिर बैक्टीरिया से हुआ है? तो वायरस या बैक्टीरिया, अगर हम वायरस की पहले बात करें तो वायरल इन्फेक्शन जो है जनरली उसकी शुरुआत होती है सोर थ्रोट या फ्लू से। शुरुआत ऐसे होती है, गला ख़राब हुआ, नाक बहनी शुरू हुई, कुछ नेज़ल सिम्टम्स आए, और उसके बाद हल्का सा बुखार चढ़ेगा, शरीर में दर्द, हल्का बुखार, फिर धीरे धीरे खांसी आनी शुरू होती है। जो
धीरे धीरे खांसी आनी शुरू होती है जो जनरली ड्राई कफ होती है। हाँ। और उसके बाद में कुछ सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। हो सकता है कि आगे जाके सांस फूले या फिर एक्सरे में कोई पैच आए जब डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि वायरल निमोनिया है। बैक्टीरियल निमोनिया का सडन ऑनसेट होता है एंड हाई फीवर के साथ में होता है। तो तेज़ बुखार चढ़ेगा, ठंड लगेगी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वायरल में कोई एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता है, बैक्टीरिया में यू हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स। ठीक है, देखिए हम और आप तो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, हमारी नौकरी यहीं है, हमारा परिवार यहीं पर है, तो ऐसे हाई पोल्यूशन एरिया में रहना हमारी मजबूरी भी है। ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसी सावधानियां हैं जो हमें ज़्यादा रखनी चाहिए औरों के मुकाबले? सावधानियां ये रखनी चाहिए कि स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि डबल वहमी है। एक तो आप ऑलरेडी इतनी सारी सिगरेट्स इस एनवायरनमेंट में ही स्मोक कर रहे हो, ऊपर से आप खुद भी स्मोक करो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर के किसी भी रेजिडेंट को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। करते हैं तो उसे छोड़ने की जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, स्पेशली ऐसे वक्त में। अगर आप कार पूलिंग कर सकते हैं, मेट्रो है और भी जो बसेस हैं, जो भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप ज़्यादा रिलाई करें, जितने व्हीकल्स ऑफ द रोड रहेंगे तो व्हीकल्स का पोल्यूशन उतना कम रहेगा, जितना हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपनी डाइट हेल्दी रख सकते हैं, मतलब हम जंक फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स की जगह अपने घर का बना हुआ खाना, हेल्दी खाना, एंटीऑक्सीडेंट्स वाली डाइट लें, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, ये सारी डाइट्स में अपने शामिल करें। बाहर जब भी निकलें तो N95 मास्क पहनें। और घर में सिर्फ एयर प्यूरीफायर ही नहीं, प्यूरीफायर प्लांट्स भी रख सकते हैं आप। काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, स्नेक प्लांट्स एंड स्पाइडर। हाँ, मतलब ऐसा देखा गया है कि इनकी प्यूरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स को भी घर से हटाते हैं, तो आप रख सकते हैं ये सारे प्लांट्स, स्नेक प्लांट्स, स्पाइडर प्लांट्स, एलोवेरा। और जो ठीक ठाक जहाँ पर मौसम और जो पोल्यूशन कम होता है बहुत, और जो ठीक ठाक सिटीज़ हैं जहाँ जिन्हें साफ़ सुथरी हवा वाली कहा जाता है, वहाँ के लोग अपने फेफड़ों का ध्यान रखने के लिए क्या करें? वहाँ के फेफड़ों के लिए भी, उनके लोगों के लिए भी मेरे लिए यही सलाह रहेगी कि स्मोकिंग से उनको भी दूर रहना है। चाहे वो क्लीन सिटी में रह रहे हैं तो स्मोकिंग तो किसी हालत में नहीं करनी है। मतलब सबसे बड़ा दुश्मन है फेफड़ों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो नंबर 1 तो यही आता है कि चाहे आप क्लीन सिटी में भी रह रहे हैं, आप स्मोकिंग करेंगे तो आप इंडिविजुअल लेवल पे तो अपना डैमेज कर ही रहे हैं। तो स्मोकिंग से तो बिल्कुल बचकर रहना है। इसमें ये बात ये भी ऐड करना चाहूँगी कि स्मोकर सिर्फ अपने लंग का नुकसान नहीं करता, पैसिव स्मोकिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर एक फादर घर में स्मोकिंग कर रहा है तो जो वाइफ है, उनकी जो वाइफ है वो भी अफेक्टेड होगी, छोटे बच्चे हैं उनके डेवलपिंग लंग्स है वो भी अफेक्टेड होंगे, जो उनके पेरेंट्स हैं एल्डरली, उनकी ऑलरेडी वीक इम्यूनिटी है वो भी अफेक्टेड होंगे। तो स्मोकिंग इज़ नंबर 1 थिंग जो मैं कहूँगी अवॉइड करना चाहिए। और अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आप रेगुलर इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, और ये तो सबके लिए रिकमेंडेड है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन एक एनुअल वैक्सीनेशन है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रेन हर साल बदलता है। तो हम अपने सारे पेशेंट्स को बोलते हैं, इवन हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी, कि हर साल आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाइए। इसका खर्च कितना आता है? अराउंड 3000 समथिंग का कुछ रहता है। बट एक एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, उससे प्रोटेक्शन मिलती है फ्लू वायरस से, और न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो कि बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया, तो ये उससे प्रोटेक्शन देता है। ये हर एज ग्रुप के लिए आप रिकमेंड करेंगे? 65 साल से ऊपर के जो लोग रहते हैं, एल्डरली लोग हैं, या फिर 65 से नीचे के लोग मगर जिनको क्रोनिक बीमारियां हैं, किडनी डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, जो लंबी बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को भी लगवानी चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके से पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, क्या चुनौतियाँ आप देखती हैं कि आने वाले वक्त में और कितनी बढ़ सकती है हमारे लंग्स को लेकर, हमारी हेल्थ को लेकर? चुनौतियाँ यही रहेंगी, जो हमारे पेशेंट्स ऑलरेडी अस्थमा COPD से ग्रसित हैं, उनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन जो अभी भी हम देखना शुरू कर चुके हैं, OPD विजिट्स बढ़ चुकी हैं, ICU हॉस्पिटल एडमिशन्स बढ़ चुके हैं। जो लोग स्मोकिंग नहीं भी करते हैं उनको भी यही सब सिम्टम्स, COPD और एस्थमा डेवलप होने का रिस्क रहेगा, इवन लंग कैंसर का भी रिस्क रहेगा। ये फ्यूचर की चुनौतियाँ हैं। बच्चे हैं, उनके लंग्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं डेवलप होगी, आगे जाके वो भी इन बीमारियों से ग्रसित होंगे। एक 6 मिनट चलने वाली थ्योरी है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल भी वो सही है? इट्स नॉट एग्जैक्टली अ थ्योरी, ये हम इसे बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। ओके, तो ये हम अपने पेशेंट्स में करते हैं। उनका
इवैल्यूएशन करने के लिए, जैसे कि उनका लंग्स का स्टेटस या कार्डियोवास्कुलर स्टेटस कितना अच्छा है, इन द सेंस हम उसमें पेशेंट को 6 मिनट्स एक 30 मीटर के ट्रैक पे चलने के लिए बोलते हैं, टू एंड फ्रो वो चलेंगे, और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, और इस बीच में क्या उनका सांस फूला, क्या उनके पैर में दर्द हुआ, कहीं छाती में दर्द हुआ, क्या उन्हें टेस्ट बीच में रोकना पड़ा, वो कितना चल पाए डिस्टेंस, और क्या इस बीच में उनका ऑक्सीजन लेवल तो नहीं फॉल हो गया। जैसे बेस लाइन पे अगर उनका मान लीजिए 98 समथिंग था, तो टेस्ट के बाद में 93 94 आ गया, तो चलते हुए ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, तो ये लंग की कुछ परेशानी हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अच्छा, हमारे फेफड़ों के लिए कौन से ऐसे 5 सुपर फूड हैं जिन्हें आप रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूवर्स को? तो ये सुपर फूड्स हमारे आसपास ही अवेलेबल हैं, जिसमें कि नट्स हो गए, जितने हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एंड अखरोट, बादाम, ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, और लेंटिल्स होते हैं, मतलब दालें, बीन्स, फाइबर रिच फूड्स होते हैं, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिंजर, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स से, दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये अंदर का इन्फ्लेमेशन, डैमेज, उसको भी रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड टेक अपार्ट फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी, और कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं, कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हमें अपने लंग्स को हेल्दी रखना है तो बिल्कुल इनसे दूर रहना चाहिए, अगर आदत है तो छोड़नी चाहिए? ओके, तो सबसे पहले स्मोकिंग ही बोलूँगी। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग है, वेपिंग है, वो सब छोड़ देना चाहिए। एंड इन दिनों के लिए बोलूँगी कि आपको मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स नहीं करने चाहिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इस समय पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इस समय वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग इन मॉर्निंग एंड इवनिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट्स गोइंग टू हार्म योर लंग्स। तो इस समय जब भी AQI के लेवल ज़्यादा हों, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओके, हेल्दी डाइट रखनी चाहिए, प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी चाहिए आपको। तो जितना प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, जंक चीज़ें हैं, एंड इवन अल्कोहल भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल भी लंग्स को इन्फेक्शन के लिए प्रोन करता है, निमोनिया का भी कारण होता है, तो अल्कोहल और इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए। लोग खांसी में या फिर कफ होने पर रम या फिर ब्रांडी लेना, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, ना इसका कोई रोल है, बिल्कुल रिकमेंडेड। तो अगर आपको खांसी है, सर्दी खांसी है, उसको ठीक करने के लिए आप सोच रहे हैं कि रम और ब्रांडी इस मौसम में आपकी हेल्प करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मिथ है। हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, आप उसका जवाब आपको मिथ और ट्रुथ में देना है, बिकॉज ये सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है, तो हम चाहते हैं लोगों को पता चले कि इनकी सच्चाई क्या है। सिर्फ मिथ और ट्रुथ में आपको जवाब देना है। शुरू करते हैं हम। घर में पौधे लगाने से आसपास की हवा साफ होती है, मिथ और ट्रुथ? ट्रुथ। ट्रुथ। स्टीम लेने से फेफड़ों की सारी गंदगी दूर हो जाती है, मिथ। बहुत बड़ा मिथ है। एयर प्यूरिफायर हवा को पूरी तरीके से साफ कर देता है, इट्स पार्शियली ट्रू, या। लंबे वक्त तक मास्क पहनना फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, मिथ और ट्रुथ? मिथ। मिथ। दूध, दही, चावल, ये तमाम चीजें कफ को बढ़ाती हैं, मिथ। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि कौन सी बातें मिथ हैं, कौन सी बातें ट्रुथ हैं। तो सोशल मीडिया पर मत जाइए, गूगल मत कीजिए। अगर आपको सांस लेने से संबंधित और फेफड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर की सुनिए, और डॉक्टर लवलीन ने जो भी कहा उसका ज़रूर ख्याल रखिए। और ख़ास तौर पर इस कॉन्वर्सेशन से जो निकल कर सामने आया है, मुझे जो 3 चीज़ें लगती हैं, पहली ये है कि स्मोकिंग से दूर रहिए, चाहे वो वेपिंग हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे हुक्का हो, सभी आपके लंग्स को बेहद नुकसान पहुंचा रही हैं। थोड़ा कम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके लंग्स जो हैं उनकी वजह से इफेक्टेड हो रहे हैं। दूसरा, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आता है कि आपको कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो गूगल पे मत जाइए, अपने फिजिशियन से मिलिए, उनके पास जाइए, पूछिए। और तीसरा कि अपनी डाइट को आप बहुत अच्छा रखिए। एयर पोल्यूशन की हम बात क्या करें, एयर पोल्यूशन दिल्ली NCR में तो है ही, लेकिन बाकी शहर इससे बहुत ज़्यादा अछूते हैं, ऐसा नहीं लगता। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एयर पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई 2-4 हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि घर में रहिए, और ठंड का दिन है तो मॉर्निंग और इवनिंग की वॉक जो है, टहलने की जो आदत है, उसे थोड़े दिन के लिए कंट्रोल कीजिए। वेट कीजिए कि हमारे आसपास की आबो हवा थोड़ी साफ सुथरी हो सके। हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद आपको उन तमाम सवालों के जवाब अपने लंग्स से रिलेटेड मिले होंगे जो आप गूगल में या सोशल मीडिया में तलाशते हैं। डॉक्टर की सुनिए, डॉक्टर की मानिए और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। PMARC, Associate Producer of Health DNA.